दोस्तों, चेन्नई में एक डॉक्टर होते हैं। वो डॉक्टर ऐसे थे कि घर घर जाकर मरीजों का इलाज किया करते थे। लेकिन एक दिन आधी रात को उनके पास एक महिला का फोन आता है। महिला को दवा की जरूरत थी। डॉक्टर साहब वहां पर नहीं जाते हैं। वो अपने घर के नौकर को कुछ दवा लेकर भेज देते हैं। लेकिन जब वहां पर नौकर जाता है तो दोस्तों वहां पर कुछ ऐसा होता है कि फिर वो वापस कभी लौटकर आ ही नहीं पाता। दोस्तों, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। एक रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की। एक लड़का जिसका नाम गणेश होता है, पिछले 2 सालों से केरल का वो रहने वाला था। पिछले 2 सालों से एक डॉक्टर के यहाँ रहकर उनके घर में नौकरी करता था। लेकिन इन 2 सालों के दौरान वो डॉक्टर के साथ रहते रहते सुई भी लगा लेता था, ग्लूकोज भी चढ़ा देता था, और कोई दवा अगर डॉक्टर साहब कहते थे तो निकाल कर दे भी देता था। डॉक्टर जो थे वो एक MBBS डॉक्टर थे। फिलहाल कई लोगों के वो फैमिली डॉक्टर थे, घर घर जाकर इलाज भी कर दिया करते थे। उसका चार्ज कुछ ज़्यादा लगता था। एक दिन आधी रात को उनके पास एक महिला का फोन आता है। महिला का फोन आता है तो वो बहुत परेशान थे जो डॉक्टर थे, क्योंकि उससे पहले भी 1-2 जगह जाकर वो दवा कर चुके थे। तो इसीलिए वो तंग आ चुके थे, थक गए थे। फिलहाल अपने घर के जो नौकर था, गणेश था, उसे वो दवा देते हैं और कहते हैं कि ले जाओ वहाँ पर, उनको खिला देना, दे देना, जो भी होगा देख लेना। BP वगैरह का मशीन दे देते हैं कि जाकर वहाँ पर चेक कर लेना। लेकिन अब दोस्तों, जब वो उस घर में जाता है तो उस घर में एक करीब 60-65 साल की महिला होती है। उनके साथ एक बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्ग जो थे वो चारपाई पर लेटे हुए थे, और महिला जो है अपने चारपाई से फिलहाल वो नीचे गिरी हुई थी, उठ नहीं पा रही थी। उन महिला का नाम सुमित्रा होता है। जब गणेश उनको देखता है तो दौड़कर उनको संभालता है। उसे पता चल जाता है गिर गई हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पति को देखो, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैं उनको बुला रही हूँ, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल वो महिला जो है, जो सुमित्रा है, वो अपने जगह से चल नहीं पाती हैं। तो वो जो है जाकर अब वहाँ पर जब देखता है उनके पति को, सुमित्रा के पति को, तो दोस्तों वो दंग रह जाता है, क्योंकि उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन अब वो सोचता है कि अगर मैं इनको अभी बताऊंगा तो इन्हें भी सदमा लग सकता है। वो कहता है कि माता जी ये तो ठीक है, सो रहे हैं। वो कहती है सो रहे हैं तो इतनी बार मैंने बुलाया तो फिर बोले क्यों नहीं, मुझे उनको ले चल के तुम दिखाओ। अब वो वहां तक जा नहीं सकती थी, तो वो कहता है कि सो रहे हैं और इनको क्या दिखाना, आप बताइए आपको क्या तकलीफ है। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे वहां पर उनको दिखाओ। अब दोस्तों, जो गणेश होता है वो डॉक्टर साहब को फोन करने लगता है एक कॉर्नर में जाकर कि डॉक्टर साहब यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बात हो गई है, फिलहाल जो बुजुर्ग हैं वो मर चुके हैं, और जो महिला है वो जो है वो बैठकर ऐसे ऐसे कह रही हैं। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर का फोन स्विच ऑफ जाने लगता है, क्योंकि वो इतने परेशान हो गए थे कि आगे से कोई उन्हें कॉल ना करे, डिस्टर्ब ना करे, वो सो सके चैन से, इसीलिए उन्होंने भी अपना फोन बंद कर रखा था। लेकिन जो सुमित्रा थी वो मानती नहीं। उन्हें भी कुछ परिस्थितियां संदिग्ध लगती हैं। वो जिद करके कहते मुझे उठाओ, उनके पास ले चलो, या फिर तुम उन्हें जगाओ। ये दोस्तों, अब जो सुमित्रा थी उनको वहां पर उनके चारपाई के पास लेकर जाता है, और दोस्तों जैसे उसे देखती हैं, अपने पति को देखती हैं, वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये इनकी मौत हो चुकी है। अब ये उनको संभालता है, और उसके बाद थोड़ी देर में ये भी बेहोश हो जाती हैं। अब गणेश के समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। डॉक्टर को फोन लगाता है, डॉक्टर का फोन स्विच ऑफ, और इधर एक की जान जा ही चुकी थी। अगर वो सुमित्रा का कुछ नहीं करता तो शायद उनकी भी जान चली जाती। फिलहाल वो उन्हें अपने कंधे पर लादता है और घर से बाहर निकलता है। वहां पर वो ऑटो का इंतजार करने लगता है। कुछ देर में एक ऑटो आता है और उन्हें लाद कर एक हॉस्पिटल पहुंचाता है, सरकारी हॉस्पिटल, जहां पर उनका इलाज होता है। और दोस्तों, यहां पर अब वो घबरा जाता है, बार बार डॉक्टर को कॉल लगाता है कि ऐसी सी बात हो गई, लेकिन उनका फोन तो बंद जा रहा था। फिलहाल थोड़ी देर में, 1 घंटे में, जो सुमित्रा थी उनको होश आ जाता है, और होश आने के बाद जब खुद को हॉस्पिटल में पाती हैं तो वो हैरान हो जाती हैं, और वो चीखने चिल्लाने लगती हैं कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है,
फिलहाल गणेश जाता है और कहता है माता जी अगर मैं आपको नहीं लाता तो आपकी जान चली जाती। उनके साथ जो हुआ वो तो हो ही गया, अब तो वो दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन वो रोने लगती है, कहती है कि नहीं, मुझे तुम क्यों यहाँ पर ले आए, मर जाती तो अच्छा होता और तुम मुझे वहां पर लेकर चलो। वो कहता है माता जी आपके परिवार के लोग और कौन हैं, कहाँ पर हैं, फोन कर दो किसी को, क्योंकि वहां पर तो कोई था नहीं। वो कहती है कि बेटा हमारा कोई नहीं है, जो भी है मैं ही हूं। और वो कहता है कैसे उनका अंतिम संस्कार वगैरह होगा। वो कहती हैं कि अब भगवान ही जाने कैसे होगा। इस समय तो फिलहाल यहाँ पर आपके सिवा, गणेश को कहते हैं तुम्हारे सिवा हम लोगों का कोई नहीं है। अब वो असमंजस में पड़ जाता है। वो कहती है बेटा मुझे वहां पर तुम लेकर चलो, जैसे यहाँ ले आए, तुम्हारी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि तुम कम से कम इतना सोचे, लेकिन वहां पर ले चलो और मुझे जो है उनके पास रहना चाहिए। इस ऐसे हालात में उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो फिलहाल छुट्टी करा लेता है और डॉक्टर से बताता है कि ऐसी सी बात है। डॉक्टर को क्या मतलब, वो छुट्टी दे देते हैं। फिलहाल वो उनको लेकर कमरे पर जाता है जहां पर वो दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती हैं। उसके बाद अब उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई। वो कहता है कि माता जी कौन है आपके साथ। वो कहती है फिलहाल बेटा कोई नहीं है, जो भी है तुम ही हो। अब अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत दया आ रही है मुझ बुढ़िया पर, तो मेरे पति का अंतिम संस्कार करवा दो, और मैं भी भगवान से यही चाहूंगी कि मेरी भी मौत कुछ दिन में हो जाए। अब दोस्तों वो वहां पर समझो एक तरीके से फंस जाता है। उसे जो है सुमित्रा के ऊपर दया भी आ रही थी। ऐसे हालत में उसका दिल गवारा नहीं कर रहा था कि वो छोड़कर जाए। फिलहाल सुबह हो जाती है कुछ ही देर में। एक दो पड़ोसी थे, उनको जाता है बुला के लाता है और उसके बाद किसी तरीके से उनको कंधा दिया जाता है। एक गाड़ी पर लादते हैं और फिर शमशान घाट चले जाते हैं, जहाँ पर सुमित्रा और गणेश मिलकर जो है उन बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद अब डॉक्टर का जो है वो फोन आने लगता है गणेश के बाद। गणेश जो है फोन उठाता है, कहता है डॉक्टर साहब यहाँ पर ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं रात भर आपको फोन लगाता रहा, परेशान हो गया, आपका फोन बंद जा रहा था। वो कहते हैं क्या करूं बेटा, मैं तो बस इसीलिए फोन स्विच ऑफ कर लिया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने जो किया अच्छा किया। अब जो है तुम आ जाओ, यहाँ पर बहुत भीड़ है क्लिनिक पर। लेकिन दोस्तों अब वो जो है फोन बंद कर देता है। उसके बाद डॉक्टर का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे सुमित्रा के ऊपर दया आ रही थी। वो सोचता है कि ये जो है अकेले अब क्या करेंगी। फिलहाल जब वो घर आ जाता है, उनको लेकर पूछता है माता जी कोई तो होगा, आपके मायके से ही कोई होगा, कोई तो होगा। कहती मेरा कोई नहीं है, एक मेरी बेटी थी जो पिछले 4 सालों से हमने उसकी शक्ल नहीं देखी, किसी के साथ वो भाग गई, और बस जो थी वही थी, इसके अलावा हमारा और कोई नहीं था इस दुनिया में। वो हैरान हो जाता है, कहता है कि ऐसा है, आप लोग रहते कैसे थे। कहती है कि बस मैं बना देती थी, वो खा लेते थे, एक टाइम बनाते थे, 2-3 टाइम खाते थे, बस यही हमारा ऐसे चल रहा था। अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं भी इस दुनिया से चली जाऊँ। लेकिन जो गणेश होता है कहता है कि ऐसा है माता जी, आप जो है मेरे गांव चलिए, मेरे घर पे चलिए, वहाँ पर मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं और मेरी बहन है, तो वो लोग आपकी देखभाल करेंगे, आप अकेले कैसे रहेंगी। तो सुमित्रा कहती है बेटा अब इस उम्र में क्या किसी के ऊपर बोझ बनूं, बोझ के सिवा और मैं कुछ हो नहीं सकती। वो कहता है लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता और आपको मैं जो है अपने गांव लेके चलूंगा। अब दोस्तों वो डॉक्टर को ना तो फोन करता ना फोन उठाता। फिलहाल डॉक्टर के पास वो 5,000 रुपये महीने पाता था, प्लस खाना पानी पाता था। तो वो जो है सुमित्रा को लेकर अपने गाँव चला जाता है, वहां पर अपने माता पिता से मिलवाता है। तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं इनकी कहानी सुनकर। फिलहाल वो जो है उनका आदर सम्मान करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सुमित्रा को रखने लगते हैं, बहुत ही प्यार मोहब्बत से उनका जो है वो सेवा सत्कार करते हैं। वहां पर वो रहने लगती हैं और गणेश जो है वो भी इधर उधर काम करने लगता है। अब इतना प्यार पाकर दोस्तों सुमित्रा को जीवन में पहली बार ऐसे परिवार नसीब हुए थे कि जो कि उसके अपनों से भी कहीं ज्यादा उसका ख्याल रखते थे। शायद अपना तो अपनी बेटी थी ही, वो तो चली ही गई थी, और भी अपने लोग होते तो शायद उतना सुमित्रा का ख्याल नहीं रखते। वो ये सारी चीजें देखकर बहुत भावुक हो जाती, इमोशनल हो जाती हैं और उन लोगों को लाख लाख आशीर्वाद देती है। कहती अगर आप लोग नहीं होते
तो हमारा क्या होता। और प्राण तो मैं चाहती हूँ निकल जाए, लेकिन इतने आसानी से ये भी तो नहीं निकलता। और फिर जब 5-6 महीने बीत जाते हैं तो दोस्तों एक बात बताती हैं, गणेश से कहती है बेटा ऐसा है कि मेरे भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और चलो वहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो मेरा मकान है, वो तुम्हारे नाम कर दूँ। गणेश चौंक जाता है, कहता है कि माता जी कौन सा मकान। वो कहती है वही मकान जिसमें मैं रहती थी। अब दोस्तों वो जो मकान था वो बहुत ही कीमती था। वो हैरान हो जाता, कहता माता जी आपका मकान था, आपका मकान है। वो कहती हाँ मेरा ही है, और 40 साल पहले मैंने और मेरे पति ने, हम दोनों ने मिलकर उसे 2-2.5 लाख रुपए में लिया था। आज दोस्तों उसकी कीमत कम से कम 7-8 करोड़ रुपए थी। वो जो उनकी कहानी थी दोस्तों वो भी दिलचस्प थी। पति पत्नी के अलावा बस एक बेटी थी, और अपना जो है उसी मकान में छोटा मोटा दुकान करके वो अपना गुजारा कर रहे थे। उनके बड़े सपने नहीं थे, लेकिन जब उनकी बुजुर्गी आ गई और बेटी के शादी की उम्र हो गई, वो 19-20 साल की हो गई, तो दोस्तों अब वो घर से एक जोसेफ नाम के लड़के के साथ भाग जाती है। हालांकि उनकी जो बेटी थी उसका नाम सरिता होता है। जब वो भाग जाती है तो ये पूरी तरीके से पति पत्नी टूट जाते हैं, दुकान बंद हो जाती है, और जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वही ये लोग अपना खाने पीने लगते हैं। लेकिन जमा पूंजी भी कितने दिन तक चलती। अंत में उनके घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही एक मकान था। इसके अलावा कोई जमा पूंजी नहीं थी। किसी तरीके से दोनों पति पत्नी अपना पेट पाल रहे थे, और इसी दौरान पति की तो मौत हो जाती है। वो कहती है चलो ठीक ही है, मेरे सामने इनकी मौत हो गई, वरना मैं इसी टेंशन में हमेशा रहती थी कि कहीं मैं पहले चली गई तो इनका क्या होगा, ये तो बना खा भी नहीं पाएंगे, कहाँ भटकेंगे, बेटी तो पता नहीं कहाँ बह गई, चली गई। लेकिन अच्छा हुआ, चलो वो चले गए। अब दोस्तों वो कहती हैं चलो वो मकान मैं आपके नाम कर दूं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि अगर आपकी बेटी कहीं से आ जाएगी तो हक तो उसी का बनता है। वो कहती हैं बेटी का नाम मत लो, अगर वो आ भी जाएगी तो मैं उसको नहीं दूंगी। फिलहाल अब उस मकान को पाने के लिए कुछ भी जो कागजी कार्रवाई होनी थी उसमें भी 4-6 लाख रुपए लगने थे। इनके पास पैसे थे नहीं। 1 बीघा जमीन थी जो कि गणेश के पिता के पास, कुल जमीन 1 ही बीघा थी, उसे वो 5-6 लाख रुपए में बेच देते हैं। और उसके बाद फिर वो चेन्नई आते हैं, इनके बहुत जिद करने पर कि चलो वो मकान आपके नाम लिख दूं, वरना मैं मर जाऊंगी तो कोई और कब्जा कर लेगा, किसी के काम नहीं आएगा। अब वो दोस्तों वो जब वहां पर जाते हैं सारे लोग, तो वहां पर जाकर इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनकी बेटी जो सरिता थी और जो दामाद जोसेफ था दोस्तों, वो उस घर पे कब्जा करके बैठे हुए थे। जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो जोसेफ घर में था नहीं। सरिता को देखते तो हैरान हो जाते हैं, सरिता भी जब इनको देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। वो सोचती थी कि उसके माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है, लेकिन जब अपनी माँ को जिंदा देखती है तो आकर उनके पैरों पर गिरकर वो रोने लगती है, पैर पकड़कर रोने लगती है। वो पीछे हट जाती हैं, लेकिन अब जो है उन्हें वो गले लगाकर रोने लगती है। अब इधर ये लोग असमंजस में पड़ते हैं कि यार हम तो अपना खेत भी बेच दिए और ये हमें लेकर यहाँ आई है, अब इनकी बेटी मिल गई है, अब हमारा क्या होगा। फिलहाल वो लोग बैठते हैं, कुछ देर वहाँ बातचीत करते हैं, और फिर ये लोग कहते हैं कि ऐसा है कि माता जी चलो ऊपर वाले ने आपकी सुन ली और आपकी बेटी को उन्होंने भेज दिया है, तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं, और आप जो है हम चाहते कि हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा। आपकी बेटी आ गई है तो अब ये घर इसका है, इसी में रहेगी। लेकिन सुमित्रा कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये घर जो है मैं आप ही लोगों को दूंगी। इस घर पर गणेश का हक है और किसी का हक नहीं है, आप लोगों का हक है। वो कहते हैं नहीं माता जी ऐसा क्यों कह रही हैं। वो कहती हैं कि हम इसको बहुत समझा रहे थे अपनी बेटी को कि बेटी उसका साथ छोड़ दे, वो अच्छा आदमी नहीं, अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन इसने हमारी एक नहीं सुनी, उसके साथ भाग गई। उसी सदमे में हम लोग कैसे कैसे कितने दिन भूखे रहकर गुजारे इसकी याद में, इसको हमारी याद नहीं आती थी। आज ये किस लिए आई है, हम तो सोच रहे थे ये मर गई है। अब दोस्तों सरिता की जो कहानी थी वो भी दुख भरी ही कहानी थी। वो अपनी माँ के सामने रोने लगती है, कहती है माँ कम से कम मेरा भी कुछ बात सुन लो, मैं कहाँ थी, मैं पिछले 4 सालों से नर्क भरी जिंदगी गुजार रही थी,
मैं किसी तरीके से जिंदा थी, आप लोगों को याद कर रही थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं था मैं जिसके साथ गई थी वो इंसान नहीं था, राक्षस था। वो अपनी कहानी बताने लगती है। दरअसल जो जोसेफ था उसे अपने प्यार में फंसाकर मुंबई लेकर चला जाता है। वहां पर उसे एक बार डांसर बना देता है और वो नाचती है, गाती है। उसके पैसों से ये अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, शराब पीता है, खाता है, इधर उधर घूमता है। उसे एक हिसाब से वो कैद करके रखता है, कहीं जाने भी नहीं देता। वो लाख कोशिश करती रही लेकिन वो कभी आ नहीं पाती है। लेकिन जोसेफ को यहाँ की सारी जानकारी मिल रही थी। जब उसे पता चला कि जो उसका ससुर था, यानी कि जो सरिता का बाप था, उसकी मौत हो गई है और माँ की भी शायद मौत हो गई है क्योंकि उसका आता पता नहीं है, तब फिर दोस्तों वो सरिता को लेकर आता है कि चलो अब वो जो मकान है, उसे भी पता था कितनी कीमत की है, चेन्नई के एकदम मेन इलाके में वो मकान था। सोचता है कि अब जो है इसके नाम हो जाएगा और फिर इससे बिकवा कर और पैसे जो है अपने पास रखूंगा। वो हथियाने की सोचता है। यही सोचकर वो सरिता को लेकर आता है। अब सरिता भी सोचती है उसके माता पिता दोनों नहीं रहे और वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगता है कि फिलहाल कैसे ये जो बंगला है, ये मकान है, ये इसके नाम पर हो। यही सब करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं जब ये लोग वहां पर आते हैं और फिर इन लोगों की मुलाकात होती है। उसके बाद अब सरिता के ऊपर जो है, जो गणेश था, गणेश के माता पिता थे, ये लोग दया दिखाते हैं। कहते हैं कि अच्छा माता जी माफ कर दीजिए, चलो कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती, फिलहाल यही कौन सा सुखी थी। लेकिन वो मानती नहीं है, कहती है ना, अब मैं अगर दूंगी ये मकान तो बस तुम ही लोगों को दूंगी, इसको तो नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। इतने में दोस्तों जोसेफ आ जाता है। जोसेफ आता है तो आकर जैसे इन लोगों को देखता चौंक जाता है। फिलहाल वो कहता है ये कहाँ से आ गए इतने सारे लोग, और आकर उल्टा सीधा कहने लगता, लड़ाई करने लगता है, नशे में धुत होकर आया था। और फिर जो है, जो गणेश था उसे देखा नहीं जाता दोस्तों, पकड़ लेता है, हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाता है। सरिता भी जो है इन लोगों का ही साथ देती है, कहती है और मारो इसको, इसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। उसके बाद अब पुलिस को बुलाई जाती है और पुलिस जो है उसे हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उसे जो है, उसके ऊपर ये लोग FIR करवाते हैं कि एक लड़की को बहला फुसला कर उसकी जिंदगी इसने खराब करी थी और एक परिवार के बिखराव का ये कारण बना था। फिलहाल जोसेफ जो है वो जेल चला जाता है, लेकिन फिर भी ये जो है नहीं मानती हैं। कहती है मैं ये मकान जो है वो गणेश को ही दूंगी। गणेश के माता पिता और गणेश ये सारे लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, आप आधा जो है मेरे नाम करिए, आधा अपनी बेटी को दे दीजिए, बेचारी कहाँ जाएगी। वो रोए जा रही थी लेकिन वो नहीं मानती हैं। कहती है मैं नहीं भूल सकती, इसके बिना हमने कितने दुख झेले हैं। उसके बाद दोस्तों वो जो है जिद करके सारी प्रॉपर्टी गणेश के नाम कर देती हैं। और उसके बाद अब ये सारे लोग, चूंकि उनको उन्हीं के साथ रहना था सुमित्रा को, तो सुमित्रा को भी अपने साथ ले जाते हैं। साथ में सरिता को भी कहते हैं कि जो गणेश के माता पिता थे, कहते हैं बेटा आप भी चलो मेरे साथ ही रहो, मेरे परिवार का हिस्सा बनकर रहना, कहाँ जाओगी। और हालांकि उसकी जो सरिता की माँ थी, सुमित्रा थी, इस पक्ष में नहीं थी, इतनी वो नाराज थी, लेकिन फिर भी वो लोग कहते नहीं माता जी, हम जो है इनको भी अपने साथ ले चलेंगे, ये भी हमारे घर पे रहेंगी। घर पे वो जाती है, सब कुछ सामान्य चलने लगता है। और जैसा वो लोग पहले ही सुमित्रा का इतना देखभाल निस्वार्थ जब वो कर रहे थे, तो अब तो उन्हें 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल चुकी थी, अब क्यों नहीं करेंगे। तो फिलहाल वो उसी तरीके से प्यार मोहब्बत और उनका सेवा सत्कार करते हैं। लेकिन सरिता के साथ भी वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सरिता जो है उनके साथ घुल मिल जाती है, घर के कामों में हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे करके इन लोगों को पता चलता है कि जो सरिता है वास्तव में एक बहुत अच्छी लड़की है, बस हालात की मारी हुई थी या फिर उम्र का जोश था या जो भी था, वो जोसेफ के साथ भाग गई थी और उसका इसे जो दंड मिलना था, जो सजा मिलनी थी, वो मिल चुकी थी। धीरे धीरे करके दोस्तों अब उसके ऊपर इन लोगों को दया आती है। गणेश जो है, गणेश को भी दया आती है और धीरे धीरे दोस्तों उसकी सरिता से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और वो कहता है कि सरिता अब जो भी हो, असली हकदार तो तुम ही थी, लेकिन आपकी माँ ने हमको दे दिया, तो ये मत समझना हम बेईमान हैं।
और मैं जो है तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों प्यार का इजहार कर देता है और ये सुनते ही सरिता जो है उससे लिपट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद जब ये खबर जो गणेश था अपने घर वालों को बताता है, इन लोगों को पता चलता है, तो दोस्तों ये लोग बहुत खुश होते हैं। फिलहाल जब उसकी माँ को पता चलता है सुमित्रा को, तो सुमित्रा भी दोस्तों अब जो है कहती है ठीक है, मुझे तुम लोगों के ऊपर विश्वास है और अगर ऐसा सोच रहे हो तो अच्छी बात है, शादी कर लो। और फिर दोस्तों ये शादी 2023 में होती है। आज ये लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो सुमित्रा ने अपनी बेटी के साथ किया, क्या ऐसी औलादों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए? और जो गणेश ने किया दोस्तों, इसका तो कोई मिसाल ही नहीं, एक इंसानियत उसने दिखाई, तो ऊपर वाले ने उसका इसे इनाम दिया। इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों फिलहाल ये रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताओ। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।